जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा, जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिल जाता है और योजिन अपने पापा के साथ एक हंटर गिल्ड बनाने की सोचता है। फिर जिन्वू एक डी रैंक के मिशन के लिए जाता है जहां उसे अपनी पहली वाली टीम के लोग मिलते हैं। फिर वो सभी उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं वो कैदी पागलों की तरह उन गोबलिन्स को मार रहे होते हैं। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इनमें से मॉन्स्टर्स कौन है। तब यहाँ जिन्वू भी बहुत सारे गोबलिन्स को मार देता है। तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, आखिरकार तुम्हें यह डैगर मिला कहाँ से। तब जूही कहती है, तुम आज बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुए जिन्वू, लगता है इस बार तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तब मिस्टर सॉन्ग जिन्वू को देखकर सोचते हैं, ये पूरी तरह से बदल चुका है। इसकी केवल अपीयरेंस नहीं, इसका ऑरा भी चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस भी चेंज हो गया है। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब वहाँ आगे 3 रास्ते आ जाते हैं। तब कैंग कहता है, ये डंजन आसान लग रहा है, तो क्या हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएं? इससे रिस्क बढ़ जाएगा, पर हम इस मिशन को जल्दी खत्म कर पाएंगे। तब मिस्टर सॉन्ग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब कैंग कहता है, मैं इन मुजरिमों को लेकर राइट साइड में जाता हूँ, बाकी सभी लोग अपना अपना डिसाइड कर लो, और अगर आपको बॉस का रूम मिले तो मुझे जल्दी ही बता देना। तब जिन्वू सोचता है, मेरी परसेप्शन इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा रास्ता हमें बॉस की तरफ ले जाएगा, तो इसलिए मुझे पॉइंट्स हासिल करने के लिए बॉस के पास जाना होगा। और कहता है, मिस्टर सॉन्ग चलिए लेफ्ट की ओर चलते हैं। तब यहाँ किम और उसका साथी सेंटर वाले रास्ते में चले जाते हैं। तब वो पर्सन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिशन अच्छा जाएगा। तब किम कहता है, ये अच्छा ही जाएगा, क्योंकि वो लोग सबसे कमजोर हंटर को लाए हैं, इसलिए ये डंजन आसान होगा। तब वो पर्सन कहता है, पिछली बार भी यही सोचा था, पर देखो क्या हुआ था, मैंने सोच लिया है, जब ये मिशन खत्म होगा तब मैं जिन्वू से माफी मांगूंगा। तुम भी ये बात नहीं भूल पा रहे ना कि हम उस टाइम उसे वहाँ छोड़कर भाग गए थे। मैंने ये उस टाइम अपनी फैमिली के लिए किया था, पर ये इस चीज को बदल नहीं सकता कि मैंने उस टाइम अपने साथियों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अब अगर मुझे हंटर बने रहना है तो मुझे अपनी गलतियों को मानना होगा। तब वो पर्सन कहता है, क्या वो तुम्हें माफ कर देगा? तब किम कहता है, वैसे तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा, पर फिर भी हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं सारे कैदियों ने उन गोबलिन्स को मार दिया होता है। तब कैंग कहता है, तुम लोगों ने इसे मार ही दिया, तो ये बताओ अगर ये लोग हंटर्स होते तो क्या तुम लोग उन्हें भी ऐसे मार देते? तब एक पर्सन कहता है, ह्यूमन मॉन्स्टर से अलग नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें मारना बिल्कुल अलग नहीं होता। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की के पापा कैंग से कह रहे होते हैं कि 3 लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया है, और मेरी वाइफ भी मेंटल ट्रॉमा की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, पर वो लोग कुछ ही सालों में छूट जाएंगे, जैसे कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, और उनके पास अपना हंटर लाइसेंस भी होगा। मैंने सुना है कि हंटर अगर रेड मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी सजा कम हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, उनकी वजह से मेरी बेटी चली गई है और वो कभी वापस नहीं आने वाली, और इसलिए मैं आपको ये 3 बिलियन देता हूँ, तो प्लीज मेरे लिए उन लोगों को मार डालो, किसी को भी नहीं पता लगेगा कि उस डंजन में क्या हुआ था, तो प्लीज ऐसा कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तब यहाँ से जाने के बाद मैं सर्विलेंस टीम को बता दूंगा कि तुम्हें वहाँ पर 100 गोबलिन्स मिले थे और तुम लोग उसमें मारे गए। तब हम लोग यहाँ देखते हैं किम और उसका साथी भी कैंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो 2 लोगों को मार चुका होता है और आखिरी पर्सन को मारते हुए कह रहा होता है कि ऐसा मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को तड़पाकर मारने वाला हूँ और मुझे यही कहा गया है। तब किम कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? मतलब वो 2 रास्ते आपस में जुड़े हुए थे, इसका मतलब वो लेफ्ट वाला रास्ता ही बॉस की तरफ जाता है, इससे मेरा कितना टाइम बच गया। और तब वो उस कैदी का सर धड़ से अलग कर देता है और किम और उसके साथी की तरफ बढ़ने लगता है। तब यहाँ जिन्वू सोचता है, ये कैंग तो वही है जो कि वूक के साथ मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया था, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसे मैं याद ना आऊँ। तभी उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है और तब वो दूसरे रास्ते में जाकर देखते हैं सभी लोग वहाँ मारे गए होते हैं। तब वहाँ पर सिर्फ मिस्टर किम ही जिंदा होते हैं और जिन्वू जूही को उन्हें हील करने को कहता है। तब मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं, ये जख्म मैजिक बिस्ट की वजह से नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने इन पर हमला किया है। तब किम कहता है, मुझे हील करना बंद करो, तुम मुझे नहीं बचा पाओगी। तब जिन्वू कहता है, आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अपनी फैमिली के लिए जीना होगा और तुम्हें इसलिए भी जीना होगा ताकि मैं तुमसे हमेशा के लिए नफरत कर सकूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे इस तरह माफी नहीं मांगना चाहता था, पर मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है, तो जिन्वू हो सके तो मुझे माफ कर देना। और तब वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कैंग जूही पर हमला कर देता है, पर जिन्वू उसे बचा लेता है। तब कैंग कहता है, तुम सच में कमाल के हो, मैं सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे रोक लोगे। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, क्या ये तुमने किया है? तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब कैंग कहता है, मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई है, मैं पहले सबको बताने वाला था कि तुम सब गोबलिन्स के हाथों मारे गए हो, पर मैं इस कहानी को चेंज करूंगा। इस बार मैं कहूंगा कि ये क्रिमिनल्स भाग रहे थे, जिस वजह से इन्होंने तुम्हें मार डाला, और तब जब मैं बॉस से लड़ रहा था तब इन्होंने मुझ पर भी हमला कर दिया, पर इनकी ताकत
इतनी कम थी कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? तब जिनवू कहता है ये बहुत बेकार है। तब मिस्टर सोंग उसको रोकते हुए कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते जिनवू, इसे मुझे हराने दो। और तब वो किम की स्वॉर्ड को उठा लेता है और सोचता है मुझे किसी के अगेंस्ट तलवार उठाए हुए काफी टाइम हो चुका है, पर ये एक बी रैंक हंटर है जो कि मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए मुझे जूही की मदद लेनी होगी। और तब वो जूही को अपनी बॉडी पर फिजिकल एनहेंसमेंट स्पेल एक्टिवेट करने के लिए कहता है और सोचता है असैसिन्स डिफेंस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। तो कैंग कहता है तुम्हारे जैसा बुढ़ा आदमी किसी के मैजिक से अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना कर ले, पर वो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले। तब मिस्टर सोंग कहते हैं इस टाइम मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। तब कैंग उन पर हमला कर देता है, पर वो उस हमले को रोक लेते हैं। तब कैंग कहता है तुम एक जादूगर हो, तो आखिरकार तुम्हें एक स्वॉर्ड क्यों चाहिए? और तब वो कैंग पर हमला कर देते हैं, पर कैंग उसके हमले से बचाता है और कहता है तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी है और तुमने एनहेंसमेंट स्पेल को भी यूज किया है, जिस वजह से तुम्हारी मूवमेंट्स भी अच्छी हो गई है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। पर मिस्टर सोंग उसकी जितनी स्पीड पर ही हमला कर रहे हैं और आगे वो और भी ज्यादा तेज होंगे, तो उनके लिए ये लड़ाई आसान होगी। तब कैंग कहता है तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हैं और तुम्हारी स्वॉर्ड से अटैक करने वाली एबिलिटी भी बहुत कमाल की है, पर इसका कोई फायदा नहीं है। और तब हम देखते हैं वो मिस्टर सोंग को जख्मी कर देता है, पर जूही उन्हें अपने मैजिक से हील कर देती है। तब कैंग कहता है ये हीलर तो सच में बहुत तंग कर रही है, पहले मैं इसे ही मार देता हूँ। और वो जैसे ही जूही पर हमला करने लगता है वैसे ही मिस्टर सोंग उसको रोक लेते हैं। तब कैंग कहता है तुम एक मामूली बुढ़े आदमी नहीं हो। तब मिस्टर सोंग कहते हैं मैं एक एस रैंक के हंटर का मास्टर हूँ और इसलिए मैं तुमसे स्वॉर्ड फाइट में नहीं हारने वाला। तब कैंग कहता है पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पावर तुम्हें अभी मिली है वो बस थोड़े टाइम के लिए ही है और एक जादूगर कभी भी एक असैसिन का सामना नहीं कर सकता। और तब वो मिस्टर सोंग पर बार बार हमला करता है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। तब जूही भी अपनी पावर खत्म हो जाने की वजह से उन्हें हील नहीं कर पा रही। तुम्हारा अंत आ चुका है। और उन पर जैसे ही हमला करने लगता है वैसे ही मिस्टर सोंग अपने मैजिक से उसे जलाने की कोशिश करते हैं। तब कैंग बच जाता है और कहता है तुमने एक स्वॉर्ड्समैन की तरह एक्टिंग की, जिस वजह से मैं भूल गया कि तुम एक जादूगर हो, और जैसे ही मैंने तुम पर फाइनल अटैक किया तभी तुमने बड़ी चालाकी से मुझ पर मैजिक अटैक कर दिया। तुम्हारा ये प्लान सच में बहुत कमाल का था। और जैसे ही वो मिस्टर सोंग पर हमला करने लगता है तभी हम देखते हैं जिनवू बीच में आ जाता है। तब कैंग कहता है तुम फिर से बीच में आ गए, आखिरकार तुम हो कौन? तब जिनवू कहता है मैं संग जिनवू हूँ, एक ई रैंक हंटर। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? अगर तुम पावर टाइप ई रैंकर हो तो तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी तुम इतनी फास्ट रिएक्ट किए कि तुम बड़ी आसानी से मेरे अटैक को रोक पाए। क्या तुम असैसिन हो? पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम अपनी असली पावर छुपा रहे हो। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, जिसका मतलब तुम एक फॉल्स रैंकर नहीं हो सकते, नहीं तो तुमने इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना था। तो इसका एक ही जवाब है कि तुम दूसरी बार अवेकन हुए हो। जिसे सुनकर मिस्टर सोंग और जूही हैरान हो जाते हैं। तो मिस्टर सोंग कहता है क्या ये डबल डंजन के इंसिडेंट में हुआ है? तब कैंग सोचता है क्या ये वही ई रैंक हंटर है जिससे हम मिलने गए थे, पर उस टाइम इसकी वैल्यू 10 आई थी, तो क्या इसका मतलब इसकी सेकंड अवेकनिंग उसके बाद हुई है? अगर ऐसी बात है तो आखिरकार ये उस डबल डंजन से बचा कैसे? और कहता है लगता है एक हंटर के तौर पर तुम्हारे पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो चलो फिर मैं तुम्हें कुछ और चीजें सिखाता हूँ। आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया? दरअसल इन लोगों ने किसी को मारा था, तो इसलिए उनकी फैमिली ने मुझे इन्हें मारने के लिए कहा है। मैं उनकी नहीं, अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। क्या तुमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई ना बता दें, पर फिर भी तुमने उन्हें बहुत टॉर्चर किया? क्या सच में कोई ऐसी कहानी है या फिर तुम बस बकवास कर रहे थे? तुम्हारा असली नेचर कुछ और है। तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो उस लड़की के फादर से कहता है तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? मैं एक बी रैंक हंटर हूँ और बहुत सारे बड़े गिल्ड्स मुझे हासिल करना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी छोटी सैलरी के लिए हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन क्यों किया है? ये इसलिए है क्योंकि मैं मैजिक बीच से ज्यादा लोगों को मारना पसंद करता हूँ। और तब वो जिनवू पर हमला कर देता है और कहता है चाहे तुम दूसरी बार अवेकन हुए हो, पर तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, तुम अभी भी बहुत स्लो हो। और तब जिनवू उस पर और भी तेजी से हमला करने लगता है। और तब हम देखते हैं जूही और मिस्टर सोंग उनकी मूवमेंट्स को देख नहीं पा रहे होते। तब मिस्टर सोंग कहते हैं ये वो जिनवू नहीं है जिसे मैं जानता था। तब यहाँ कैंग सोचता है हमारी स्पीड बराबर है, चाहे हमारी स्किल और स्ट्रेंथ सेम है, पर तुम्हारा एक्सपीरियंस एक हाई लेवल ओपोनेंट के सामने कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से तुम हारोगे। तब वो जिनवू के चेहरे में एक कट लगा देता है। तब कैंग कहता है तुम सच में बहुत ताकतवर हो, क्या तुम अपनी किलिंग इंटेंट को थोड़ा कम रखोगे? पर अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें मेरा एनिमी मान लिया है। अब मेरे पास एक और रीजन है तुम्हें मारने का। तब कैंग सोचता है आखिरकार ये किस सिस्टम की बात कर रहा है। और तब हम देखते हैं जिनवू अपनी स्किल को यूज करके और भी ज्यादा तेज हो जाता है और अपने डैगर से कैंग के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। तब कैंग अपनी पावर से उसके इफेक्ट को कम कर देता है और सोचता है ये तो सच में बहुत ताकतवर
पावर है, तो अब इसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का वक्त आ चुका है। और तब वो वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है मैंने अपने आप को पूरी तरह से छुपा लिया है, पर तुम्हारी सेंसेस फिर भी काफी तेज है। ये मेरी स्किल है जिसका नाम स्टेल्थ है और ये किसी की शेप, साउंड और सेंट को दूसरों से छुपा देती है। और असैसिन में कुछ ही लोग हैं जो इसे हासिल कर पाते हैं, और जो लोग ये जानते हैं कि मेरे पास ये स्किल है वो अब जिंदा नहीं है। और तब वो जिन्वू में हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब कैंग कहता है अब मैंने तुम्हारी लात में हमला करके तुम्हारी तेज स्पीड से भागना रोक दिया है। तब जूही जिन्वू की मदद करने के लिए आगे आने लगती है। तब कैंग कहता है वहीं रुक जाओ, इसे मारने के बाद तुम्हारी ही बारी है, तो अब तुम बताओ क्या तुम अपनी जख्मी लात के साथ मेरे अटैक को डॉज कर पाओगे। तब जिन्वू कहता है अपना मुंह बंद रखो, और अपने डेली क्वेस्ट की वजह से खुद को हील कर लेता है। तब कैंग सोचता है आखिरकार ये कैसे हुआ, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि एक फाइटर के पास कभी कोई हीलिंग मैजिक हो। आखिरकार ये इसे कितनी बार यूज कर सकता है, मैं तो इसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये सच में खतरनाक है। तब जिन्वू कहता है मैंने अपना एक और इमोशन खो दिया, और अब मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे जैसे पर्सन पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। तो ये बात है, तो तुमने पहले भी किसी को मारा होगा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह निकले। तब मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं इसने पक्का बहुत ही कम टाइम में बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस की होगी, जिस वजह से ये ऐसा बन गया है। तब कैंग कहता है अवेकनिंग ही एक ऐसी पावर है जो इस वर्ल्ड के रूल्स को चेंज कर देती है। ये डंजन हंटर्स के लिए बिना कानून की जगह है, जहाँ सिर्फ वही जीतता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। और तब वो फिर से गायब हो जाता है, पर तब हम देखते हैं जिन्वू उसके सारे अटैक को रोकने लगता है। तब कैंग सोचता है ये तो मेरी किलिंग इंटेंट से मेरी पोजीशन को पता लगा रहा है, पर ये फिर भी मेरी एग्जैक्ट पोजीशन को पता नहीं लगा सकता। और तब जिन्वू अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और कैंग को वो अंधेरा महसूस होता है। और हम देखते हैं जिन्वू का खंजर उसके आर पार हो चुका होता है। तब कैंग कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं लोगों को क्यों मारता हूँ। एक हंटर दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा मौत के साथ खेलता रहता है, और तुम भी वैसे ही हो। हम दोनों ही एक किलिंग मशीन्स बन चुके हैं, तो इसलिए मैं जो एक लूजर हूँ वो मरेगा, और यही एक लॉजिकल रूल है। पर आखिरकार तुम हो कौन? तुम एक असैसिन हो जो कि हीलिंग पावर यूज कर सकता है। तब जिन्वू कहता है मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और अब जब तुमने मुझे मार दिया है तो तुम अपनी आइडेंटिटी को लोगों से नहीं छुपा पाओगे। तब क्या होगा जब मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ग्रो करता रहता है। जिसे सुनकर कैंग हंसते हुए कहता है तुम्हारी परछाई पहले ही डार्कनेस के साथ अटैच्ड है, तो तुम एक ऐसी पावर हो जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और तुम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम इस परछाई में देखोगे तब वो परछाई तुम्हें भी दोबारा से घूरेगी। और तब हम देखते हैं जिन्वू को कैंग को मारने से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो सोचता है ये सच है कि लड़ने से मेरी पावर बढ़ रही है, पर मुझे फील हो रहा है कि इसके साथ साथ मैं कुछ खोता भी जा रहा हूँ। और तब मिस्टर सॉन्ग और जूही उसको थैंक यू कहते हैं। तब जिन्वू कहता है आप लोग बाहर चले जाइए, मुझे अभी इस डंजन को क्लोज भी करना है। और तब वो लोग बाहर चले जाते हैं और जिन्वू बॉस को हराकर बाहर आ जाता है। तब थोड़ी देर बाद वू भी वहाँ आ जाता है और सोचता है मुझे नहीं पता था कि कैंग भी उन मर्डर्स में इन्वॉल्व है, पर मुझे उस पर पहले से ही शक था और मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और तब वो जिन्वू को देखकर सोचता है ये तो वही ई रैंकर है जिससे हम पहले मिले थे, पर अब तो ये काफी चेंज लग रहा है। और तब वो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरे साथी की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे साथी को किसने मारा है। तब जिन्वू सोचता है अब मैं अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा देर छुपा कर नहीं रख सकता, जिसका मतलब योजिन के साथ मेरा कोलैबोरेशन यहीं खत्म होता है। और तब हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग सारा इल्जाम अपने सर में ले लेते हैं। तब वो कहता है आप तो एक सी रैंक हंटर हैं, तो आपने एक बी रैंक हंटर को कैसे हराया। तब मिस्टर सॉन्ग जूही की तरफ इशारा करते हैं। तब वो कहता है तो आपने एक हीलर की मदद से हराया है, और सोचता है कैंग एक टॉप बी रैंक का हंटर था, तो मुझे नहीं लगता कि एक सी रैंक का हंटर उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। और तब वो वहाँ से चला जाता है। तब जिन्वू सोचता है इस टाइम ये नहीं बता सकता कि मैंने कैंग को मारा है, चाहे मैं ये पहचान ना सकूं, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये पर्सन एक ए रैंक हंटर है, तो इसलिए मैं इस टाइम इसका सामना नहीं कर सकता। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने का कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और इसे ऐसे मान लो तुमने जो मेरी जान बचाकर मुझ पे एहसान किया था, आज मैंने उसे उतार दिया है। तब हमें यहाँ पता चलता है 3 घंटे बाद वो पर्सन जिसने कैंग को उन प्रिजनर्स को मारने के लिए कहा था, उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से ये केस एक सेल्फ डिफेंस के अंदर क्लोज हो गया। फिर सीन चेंज होता है और जूही और जिन्वू पार्क में आए होते हैं। तब जूही कहती है तुम सच में बहुत ज्यादा बदल चुकी हो जिन्वू, और मुझे देखो मैं अभी भी वही हूँ। अभी तक मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और सबके लिए एक्सपीरियंस अलग अलग काम करता है। तुमने सही कहा, और मुझे लगता है मैं हंटर बनने से डरती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से काम कर सकूं, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे रैंक के हिसाब से मुझे ए या फिर बी या फिर कम से कम सी रैंक के डंजन में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर मैं तो फिर भी डी और ई रैंक में ही काम करती हूँ। पर मुझे इस बात की खुशी है कि इस तरह मुझे
मुझे तुम मिले, जिसे मैंने बार बार हील किया। पहले तो इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था कि तुम बार बार क्यों इंजर्ड हो जाते हो, पर तुम किसी न किसी तरह से सरवाइव करते रहे। हमने एक बार बाहर जाने का वादा किया था ना, तो अब मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ, क्योंकि मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। तो तुम अगर कभी वहाँ उस एरिया में आए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमा दूंगी। तो अगर मैं वहाँ पर आया तो मैं तुम्हें फिर से बाहर जाने के लिए इनवाइट करूंगा। तब जूही गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तब जिनवू वू की बातों के बारे में सोच रहा होता है, जिसने उससे कहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे ई रैंकर ने कैंग जैसे बी रैंकर को हरा दिया। वैसे तो तुम री अवेकनिंग के लिए पहले ही एग्जामिन कर लिए गए हो, पर मैं तुम्हें एक बात के लिए वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? होंग डोनसुक जो मारा गया था उसमें सिर्फ तुम और एक डी रैंकर ही बचा था, और अब उसका छोटा भाई होंग डोनसुक तुम दोनों को टारगेट कर रहा है। तो वो एस रैंक हंटर अब मेरे पीछे है। तुमने सही कहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या हुआ था, वो तो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहाँ से बच गए थे, ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। एस रैंक हंटर के सामने कोई भी कानून बेकार है और उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी कंट्री को तबाह या फिर बचा सकते हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एस रैंकर वो मॉन्स्टर्स है जिनसे खुद मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से चले जाना चाहिए। तब यहाँ जिनू सोचता है, अब जब वो एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और यहाँ अगले दिन जिनवू और योजिन एक गेट के पास चले जाते हैं, जहाँ जिनवू अपनी टीम को लेकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी यहाँ योजिन कहता है, मैंने यहाँ पर उन लोगों को चुना है जो कि हंटर्स तो हैं पर किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमें सी रैंक के गेट के लिए मिनिमम 8 लोगों की जरूरत है। पर रुको, तुम यहाँ पर एक बच्ची को भी लाए हो। वैसे अगर आपके पास पावर है तो एक माइनर को रिक्रूट करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। तब हान कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ, पर तुम एक हाई स्कूल में पढ़ती हो, और क्या तुम्हारे पास रेड पर जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है? तब वो मना कर देती है। फिर जिनवू कहता है, तुम ई रैंकर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सही कहा, क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा रहा है, तो सिर्फ मैं और योजिन ही है जो डंजन को क्लियर करेंगे। तब एक पर्सन कहता है, क्या सच में तुम दोनों अकेले जाकर इसे क्लियर कर लोगे? और सिर्फ बाहर रहने के लिए हमें 3 मिलियंस मिलेंगे। तुमने सही कहा, तुम्हें हर गेट के 3 मिलियंस मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी डील है, क्योंकि तुम्हें तो लड़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है। पर तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि तुमने अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें तय किए गए अमाउंट से 10 गुना वापस देना होगा। तब जिनू सोचता है, कैंग को हराने के बाद मुझे ये स्टेल्थ स्टोन मिला है, शायद इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। और तब वो उसे जैसे ही तोड़ता है तभी हम देखते हैं उसके अंदर स्टेल्थ की पावर आ जाती है, जिससे वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। तब योजिन यहाँ पर तैयार होकर आ जाता है। तब जिनवू उसको नीचे गिराकर कहता है, आखिरकार तुम ये क्या पहनकर आ गए हो, जल्दी से जाओ और इसे उतार के आओ। तब योजिन उस चीज को उतार देता है। फिर गेट के अंदर जाते हुए जिनवू कहता है, तुमने अभी भी इस चीज को सर में पहन रखा है, कम से कम मुझे ये हेलमेट तो पहनने दो। तब जिनवू उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तब उनकी टीम का एक मेंबर कहता है, क्या सच में ये दोनों इस गेट को क्लियर करने वाले हैं? तब दूसरा पर्सन कहता है, हमने इन्हें वार्न किया था और वैसे भी हमें हमारी पेमेंट पहले ही मिल चुकी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तब एक पर्सन कहता है, एक डी और एक ई रैंकर मिलकर एक सी रैंकर डंजन को क्लियर करेंगे। ये दोनों सच में पागल हैं, जिन्हें ये एहसास नहीं हो रहा है कि आखिरकार ये क्या करने जा रहे हैं। तब यहाँ वो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है, एक नॉर्मल स्ट्राइक को डंजन को क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं और अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है, लगता है हमें थोड़ी देर और वेट करनी पड़ेगी। तभी योजिन भागते हुए बाहर आ जाता है। तब एक पर्सन कहता है, तो ये डर के मारे भागकर वापस आ गए, ये तो शुक्र है कि ये दोनों जिंदा हैं। तब एक पर्सन कहता है, ये भागकर वापस नहीं आए हैं, देखो वो गेट बंद हो रहा है, जिसका मतलब इन्होंने बॉस को हरा दिया है। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तब वो लोग अगले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि जिनवू अगले गेट में अपने आप को और भी ज्यादा लेवल अप कर लेता है। तब वो लोग अगले दिन और ज्यादा गेट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जिनवू का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तब वहाँ जिनवू अपनी नई टेक्निक को यूज करके अपने दुश्मनों को मार देता है। तब योजिन सोचता है, इतने टाइम से ये स्किल को छुपा रहे थे, बॉस तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तब जिनवू सोचता है, स्टेल्थ स्किल सच में कमाल की है, चाहे इसे हासिल करने में मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, पर इसे यूज करने में सच में बहुत मजा आ रहा है। और तब हम देखते हैं उसकी डैश स्किल लेवल अप हो जाती है और उसे कुछ नई स्किल्स भी मिल जाती है, जिससे वो अपने एक ही मुक्के से एक मॉन्स्टर को बीच से फाड़ देता है। तब वहाँ पर सबको हराने के बाद जिनवू सोचता है, मेरे पास बहुत अच्छी सी स्किल्स आ गई हैं, पर अभी मेरे पास इतना मैजिक नहीं है कि मैं इन्हें ज्यादा देर यूज कर सकूं। लगता है मुझे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी पर काम करना होगा। और अब चीजें इतनी स्मूथली से जा ही रही है, शायद मुझे डीमन कैसल जाना चाहिए। पर रुको, मैं अभी बी और ए रैंक के बीच में हूँ, तो क्या मैं सच में उस डंजन को क्लियर करने के लायक भी हूँ? तभी उसे
उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि प्लेयर एक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुका है, तो उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के मैनेजर को उसका एक साथी सी रैंक के गेट्स के बिकने की रिपोर्ट देता है। तब मैनेजर कहता है आखिरकार वो है कौन जिसने 150 मिलियंस में सी रैंक गेट्स को खरीद लिया है। एक न्यू स्ट्राइक टीम आई है जो कि मार्केट रेट से डबल पैसे देकर सी रैंक गेट्स को खरीद रही है और उसका लीडर योजिन हु है। इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा है। लगता है कोई अमीर बच्चा हंटर हंटर खेल रहा है। पर रुको, संग जिनवू आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और सोचता है ये नाम तो डबल डंजन के टाइम भी बाहर आया था, लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तब यहाँ योजिन और जिनवू एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं और वहाँ से अगले गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ मैनेजर का साथी कहता है तो आपके कहने का मतलब जिनवू की रीअवेकनिंग हुई है, पर आखिरकार आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पहली बात तो ये कि जिनवू 3 बार सबसे खतरनाक डंजन में फंसा है और वो हर टाइम बच गया है। पहला था डबल डंजन, दूसरा जहाँ डोनसू की टीम मारी गई थी और तीसरा कैंग वाला डंजन जिसमें उसे मार दिया गया। हर बार बहुत से लोग मारे गए पर हर बार वो किसी न किसी तरीके से बच गया और इसका एक ही जवाब हो सकता है कि उसकी रीअवेकनिंग हुई है। पर आखिर हम लोग जा कर रहे हैं? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? हम एक ताकतवर हंटर को अपनी साइड करने जा रहे हैं। और तब वो जिनवू के गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ वो लोग सभी लोगों को आराम करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। तब हान कहती है आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। तब मैनेजर कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तो बस हंटर्स को देखकर एक्साइटेड हो गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। तब हान कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक हंटर हूँ, तो क्या तुम स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो? तब हान हाँ कहती है। तब मैनेजर सोचता है तो क्या इसका मतलब जिनवू इन सभी को यहाँ बाहर छोड़कर अकेला अंदर गया है? और अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत बड़ी चीज लग गई है। तब मैनेजर और उसका साथी वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं जिनवू उस डंजन को क्लियर करके बाहर आ जाता है। तब जिनवू योजिन से कहता है कल का स्केड्यूल क्या है, क्योंकि अभी अभी मुझे याद आया है कि कल मुझे थोड़ा काम है, तो मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने कुछ गेट्स रिजर्व कर रखे हैं, तो क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वैसे मैं इन्हें 2 दिनों तक और रोक के रख सकता हूँ। ठीक है, फिर इन्हें थोड़ा रोक कर रखो। तब हम देखते हैं वो मैनेजर अभी भी उनकी बातें सुन रहा होता है और यहाँ पर एस रैंकर कोई को एक सपना आ रहा होता है जहाँ वो जेजू आइलैंड की एंड के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब वो एक फाइल उठाता है जहाँ पर दोबारा से जेजू आइलैंड पर हमला करने का प्लान लिखा होता है। फिर यहाँ शाम को वो मैनेजर जिनवू से मिलने आता है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब कॉफी पीते हुए वो मैनेजर कहता है मुझे पूरा यकीन है कि आपने व्हाइट टाइगर गिल्ड के बारे में तो जरूर सुना होगा, वो इस कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग हमेशा न्यू टैलेंट्स को ढूंढते रहते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमें ज्वाइन करिए और उसके बदले में हम योजिन कंस्ट्रक्शन से डबल पैसा देने को तैयार है, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो हम वो भी कर देंगे। और सोचता है जो ऑफर मैंने इसे अभी दिया है उसे ये कभी मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ई रैंक के हंटर के लिए ये बहुत ज्यादा है। तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे हेडक्वार्टर की वैल्यू क्या है? शायद मेरे हिसाब से 50 मिलियन के करीब होएगी। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे वो हेडक्वार्टर देने वाले हो? मैं कुछ समझा नहीं। तब जिनवू उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या वो आपको सच में 30 मिलियन दे रहे हैं? ये वही प्राइस है जो योजिन कंस्ट्रक्शन मुझे दे रहे हैं, तो आप मुझे डबल देने वाले हैं। इसका मतलब आपको वो 50 मिलियन वाली बिल्डिंग मुझे देनी होगी। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। मुझे आपकी बातों पर यकीन है, पर ऐसा ऑफर बिना अपने सुपरवाइजर से बात करे नहीं दे सकता, तो फिर हमारे लिए बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तब वो मैनेजर सोचता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी है, मुझे पहले इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेना चाहिए था। क्या तुम ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तब मैनेजर जैसे ही साइड में मुड़ता है तब हम देखते हैं जिनवू वहाँ से गायब हो चुका होता है और उसके चेहरे में एक कट लगा चुका होता है। तब मैनेजर सोचता है ये तो एक स्टेल्थ स्किल है, तो शायद योजिन कंस्ट्रक्शन इसे इतना सारा पैसा दे रही है। तब वो मैनेजर कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं आप पर नजर रख रहा था, पर मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हमें न्यूली रिक्रूट हंटर्स को ट्रेनिंग के लिए डंजन्स में भेजना था, पर किसी ने पहले ही उन सभी गेट्स को खरीद लिया। तब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैंने आपका नाम वहाँ पर पढ़ा। आखिरकार मेरे बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा साथी ही इस बारे में जानते हैं। मैं अभी सभी के सामने नहीं आना चाहता, तो लोगों को मेरे बारे में पता लगा तब मेरा सबसे पहला शक आप लोगों पर ही जाएगा। वैसे तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन को एक रिपोर्ट देनी होती है, पर मैं उसके चक्कर में मरना नहीं चाहता हूँ और मैं अपने साथी को भी इस बारे में बता दूंगा। तब जिनवू उसके सामने आ जाता है और कहता है तो आपके मुताबिक सी रैंक के गेट्स को खरीदने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है ना, पर अब हमें इस चीज की जरूरत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो चलो फिर एक डील करते हैं। मैं आपको अभी अभी 3 सी रैंक गेट्स को बेच दूंगा और आप इसे खरीद लेंगे तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए 3 सी रैंक गेट्स होंगे। तो ठीक है, पर आप उसे कितने में बेचना चाहते हैं? एक गेट के मैं 300 मिलियन लूंगा। एक अच्छे दिन में एक गेट से 200 मिलियन के ही
माना क्रिस्टल निकलते हैं। तो क्या आप अपने प्राइस को 200 मिलियन तक कर सकते हैं? तब जिन्हू उस डील के लिए मान जाता है और कहता है अब 3 सी रैंक गेट 600 मिलियन के लिए आपके हुए, तो इस पर कल तक पैसे भेज देना। और क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद और मुंह को खुला रखेंगे? और तब हम देखते हैं जिन्हू उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है, जिससे उसका कट गायब हो जाता है। तब मैनेजर कहता है अगर आपने मुझे इतना सब कुछ दिखा ही दिया है तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा है? जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक तुम ऐसा समझ सकते हो। फिर जिन्हू वहाँ से चला जाता है। तब मैनेजर का साथी आकर उससे इन सब चीजों के बारे में पूछने लगता है। तब अगले दिन योजिन कहता है बॉस 600 मिलियंस आ गए हैं, आखिरकार आपने इन्हें इतने अच्छे प्राइस में कैसे बेचा और किन्हें बेचा? जिन्हू कहता है इस बात को सीक्रेट ही रहने दो। तब अगले दिन मैनेजर को पता लगता है उनके आसपास और सी रैंक गेट्स अपीयर हुए हैं जो कि काफी कम दामों में मिल रहे हैं। तब मैनेजर सोचता है मैं सिर्फ उसे यहाँ लगाने में ही फेल नहीं हुआ हूँ बल्कि उसने मुझे ठग भी लिया है। ये तो सच में बहुत खतरनाक बात है। मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तभी उसे जिन्हू की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है अब हम दोनों बराबर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझ पर कभी नजर भी रखी थी। तब मैनेजर कहता है अब मुझे समझ आया, तो ये इसका फेवर है। इस बंदे के साथ सच में पंगा नहीं लेना चाहिए। और सोचता है चाहे इसने मुझे ठग लिया है पर कम से कम मेरे पास इसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आ गई, तो अभी के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है। यहाँ जिन्हू उस जॉब चेंजिंग क्वेस्ट को पूरा करने के लिए शहर से दूर आ जाता है और सोचता है लेवल 40 तक पहुँचने के बाद मुझे ये क्वेस्ट मिला है। इससे पहले मैं 2 डंजन में गया हूँ जिसे मैंने चाबी से खोला था और इसके अलावा मैंने पेनल्टी और अर्जेंट क्वेस्ट किया है, पर ये पहली बार है जब सिस्टम ने मुझे डायरेक्टली ये क्वेस्ट दिया है। तो क्या इसका मतलब ये बाकी सबसे अलग है? और इसमें तो मैं ये भी चूज कर सकता हूँ कि मैं इसे कब स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसका मतलब ये मुश्किल हो सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेस्ट के अंदर उतनी ही अच्छी स्किल्स मिल सकती है, तो इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इसके अंदर जाना ही होगा। और तब जिन्हू उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और तब वहाँ पर उसके सामने एक गेट खुल जाता है। मैं तो अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करना तो भूल गया, पर चलो कोई बात नहीं, मैं वापिस आकर उसको पूरा कर लूंगा। तो चलो सबसे पहले इस डंजन को क्लियर किया जाए और देखा जाए कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। और तब वो अंदर चला जाता है जहाँ हम देखते हैं इग्रिस उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं योजिन अपने फादर के साथ लंच पर गया होता है जहाँ उसका भाई जिनसू आ जाता है। तो यहाँ जिन्हू के अंदर पहुंचते ही उसे नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा होता है कि वो ना ही यहाँ पर पोशंस को यूज कर सकता है ना ही फुल रिकवरी को, और इस डंजन को क्लियर किए बिना ना ही वो बाहर जा सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक नाइट आ जाता है जिन्हू अपना डैगर निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर जिन्हू देखता है कि उसके अटैक का उस नाइट पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तब वो नाइट जिन्हू पर हमला कर देता है, पर जिन्हू उसके हमले को रोककर उसके दूसरे हमले को डॉज कर देता है और अपने डैगर से फिर से उस पर हमला कर देता है। पर जिन्हू नोटिस करता है उसका डैगर उसके आर्मर को तोड़ नहीं पा रहा होता और तब उसे स्नेक मॉन्स्टर के साथ अपनी लड़ाई याद आती है जिसमें उसने उस स्नेक के आर्मर के मजबूत होने के कारण उसे हाथों से ही मार डाला था। और जिन्हू यहाँ पर यही करने की कोशिश करने लगता है और हम देखते हैं वो उस नाइट का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। मैंने तो यहाँ पर अपनी फैटल स्ट्राइक वेस्ट कर दी और अब ना ही मेरी कोई इंजरी और ना ही मेरी कोई मैजिकल पावर रिकवर होगी, पर तुम लोगों को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तब हम यहाँ देख रहे होते हैं योजिन कुछ सोच रहा होता है। तब उसके पापा उसे खाना खाने के लिए कहते हैं और उसके भाई से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं। तब जिनसू कहता है मैं उसी काम पर लगा हुआ हूँ, पर एस रैंक हंटर मिंग बिंग यू और चा ने मेरा ऑफर डिक्लाइन कर दिया है, पर इससे मेरे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इस टाइम अलग अलग कंट्रीज के हंटर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम उन्हें पैसे देंगे तो वो जरूर आएंगे। योजिन मुझे पता है तुम भी कुछ कर रहे हो क्योंकि तुमने बहुत सारे सी रैंक गेट्स को खरीदा है, जिसका मतलब तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो, पर ध्यान रखना अगर ये मजे के लिए है तो ये बिल्कुल सही है और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब योजिन सोचता है मेरे भाई को नहीं पता कि आखिरकार जिन्हू कितना स्ट्रॉन्ग है और मैं जिन्हू की स्ट्रेंथ से बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। तब हम यहाँ देखते हैं जिन्हू अपने हाथों से उस नाइट को हरा रहा होता है, पर हम देखते हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही होती है। तभी एक मॉन्स्टर गायब होकर उस पर हमला करने लगता है, पर जिन्हू बच जाता है और कहता है यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स भी हैं जो कि स्टेल्थ की पावर का यूज कर सकते हैं और ऊपर से यहाँ पर जादूगर भी हैं जो कि फ्लैश मैजिक का यूज कर रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह की जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी सारी पुरानी बैटल्स को दोहराया जा रहा है। ये क्वेस्ट तो सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा हार्ड है। तो क्या मुझे इन सबको हराने के लिए अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करना होगा? जैसे कि इन नाइट्स को हराने के लिए स्ट्रेंथ का यूज कर सकता हूँ और असैसिन्स को हराने के लिए परसेप्शन का। मैं बिना स्ट्रेंथ के इन नाइट्स पर हमला नहीं कर सकता और अगर मेरी परसेप्शन ज्यादा कम हुई तो मैं असैसिन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जादूगर है क्योंकि इन्हें हराने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है और मैंने इंटेलिजेंस में ज्यादा पॉइंट्स इन्वेस्ट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी मैजिकल पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ और अब तो मैं थकता भी जा रहा हूँ, पर मुझे जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म करनी होगी। तब हम यहाँ देखते हैं कोई अपनी टीम
टीम के साथ जेजू आइलैंड में जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ जिन्वू सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है और उसे वहाँ से ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं जिन्वू को एक आर्मर मिलता है जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो सच में बहुत लाइट वेट है। वैसे मुझे फील तो नहीं हो रहा, पर मुझे लग रहा है मैं लेवल अप कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ आइटम्स और कॉइन्स भी मिले हैं और अब मेरी थकान भी दूर हो गई है, तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहिए। और तब हम देखते हैं जिन्वू एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है। पता नहीं इस दरवाजे की दूसरी तरफ कौन सा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मेरा इंतजार कर रहा है और अब जब मैं उसे बिना हराए यहाँ से नहीं जा सकता तो मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और तब वो उस दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर से उसको बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है और तब वो और अंदर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ मशालें जल जाती हैं और सामने एक किंग का तख्त होता है जिसकी रखवाली के लिए एक नाइट वहाँ आ जाता है। तब जिन्वू सोचता है मेरी पूरी बॉडी डर से कांप रही है और मुझे यहाँ पर वही ऑरा महसूस हो रहा है जैसा मुझे डबल डंजन में महसूस हो रहा था। तो ये है नाइट कमांडर आइग्रिस दी ब्लड रेड। इसका नाम तो डार्क रेड कलर में है, तो इसका मतलब इसका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है। ये एक नाइट है जो खाली तख्त की रखवाली कर रहा है। पता नहीं अब इसके साथ लड़ाई में मेरा क्या हाल होगा। और तब वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब हम देखते हैं आइग्रिस बहुत ही ज्यादा तेजी से जिन्वू पर हमला कर देता है और जिन्वू उसके हमले से बच जाता है और सोचता है इसने तो पिलर को बहुत आसानी से काट दिया। और तब वो जिन्वू पर हमला करके उसको दूर फेंक देता है और उसके पास पहुंचकर उसकी पीछे की दीवार को तोड़ देता है। तो जिन्वू सोचता है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा तेज भी है। और तब आइग्रिस जिन्वू पर हमला करके फिर से उसे पटक देता है और उस पर फिर से हमला कर देता है, पर हम देखते हैं जिन्वू फिर से उसके हमले से बच जाता है और सोचता है इसने इतना भारी आर्मर पहना हुआ है पर ये फिर भी इतनी तेजी से मूवमेंट्स कैसे कर पा रहा है, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब जिन्वू उस पर हमला कर देता है पर देखता है उसके हमले का आइग्रिस पर कुछ असर नहीं हो रहा होता। तब वो देखता है उसका डैगर उसके आर्मर को चीर नहीं पा रहा होता। तब आइग्रिस अपनी तलवार से जिन्वू पर हमला कर देता है पर जिन्वू अपने डैगर से उसके हमले को रोक लेता है। फिर आइग्रिस जिन्वू को दूर फेंक देता है। तब जिन्वू सोचता है चाहे मैं इसकी स्पीड तक पहुंच गया हूँ पर मैं इसकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता और मेरा डैगर भी इसके आर्मर के आर पार नहीं जा सकता, तो क्या मैं सच में इसे हरा पाऊंगा? ये एनिमी तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बिना डैगर के हरा पाऊंगा, पर मैं इसे इसी तरह ही डैमेज दे सकता हूँ। तब हम देखते हैं जिन्वू को खाली हाथ देखकर आइग्रिस भी अपनी तलवार छोड़ देता है ताकि लड़ाई बराबरी की हो सके। तब यहाँ हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और उसका असिस्टेंट वू देर रात तक काम कर रहे होते हैं और तभी उन्हें हंटर कोई का फोन आ जाता है। तब प्रेसिडेंट कहते हैं तो क्या तुम लोग जाने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, पर सबसे पहले मैं इस बात के लिए आपका थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग इस बात के लिए मान गए। मुझे ये मानना ही था क्योंकि तुम बार बार मीडिया के सामने जेजू आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए पब्लिक को वो ट्रेजेडी याद आ गई और हमें वो डिसीजन लेना पड़ा। पर क्या वो लोग तुम्हें बाद में इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि तुम खुद ट्रबल को ढूंढ रहे हो? मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर तुम थोड़ा ध्यान रखना, जेजू आइलैंड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे इस बारे में पता है। हमारा मिशन बस वहाँ पर जाकर एक छोटा सा अटैक करना है ताकि हमें एनिमी की स्ट्रेंथ और साइज के बारे में पता लग सके। वो जेजू आइलैंड की थर्ड बैटल मेरे लिए अभी खत्म नहीं हुई है। तभी हम यहाँ देखते हैं आइग्रिस जिन्वू पर हमला कर देता है और उसे जोर जोर से पटकने लगता है और तब उसे दीवार में पटक कर उसके जोर जोर से मुक्के मारता है। तब जिन्वू उसके हमले से बचकर सोचता है मैं इस टाइम डिफेंस कर रहा था पर मैंने फिर भी वर्टैलिटी के 500 पॉइंट्स खो दिए। शुक्र है मैंने ये आर्मर डाल रखा है क्योंकि अगर मैंने इसके अटैक डायरेक्टली लिया होता तो अब तक मैं मर चुका होता। इसके पास तो बिना तलवार के भी बहुत ज्यादा ताकत है। ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता तो मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा। तब जिन्वू अपनी डैश स्किल को यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और आइग्रिस पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं आइग्रिस उसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं वो उसे अभी भी काट नहीं पा रहा होता और तब आइग्रिस जिन्वू को लात मारकर दूर फेंक देता है और उस पर दोबारा से हमला करके उसे जमीन में पटक देता है। और हम देखते हैं जिन्वू ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो लगातार आइग्रिस पर हमला करने लगता है और उसे एक जोरदार लात मारने में कामयाब हो जाता है। पर तभी आइग्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और हम देखते हैं आइग्रिस जिन्वू को इधर उधर पटकना भी शुरू कर देता है और एक पल भी उसे खुद पर हमला करने का टाइम नहीं दे रहा होता। तब जिन्वू जाकर तख्त पर गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। तब आइग्रिस जिन्वू के पास चला जाता है और अपनी तलवार को अपने पास बुलाकर जिन्वू के सर में हमला कर देता है, पर जिन्वू अपने हाथों से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और उसकी तलवार को दूर फेंककर अपने डैगर से उसकी आंख पर हमला कर देता है जिससे आइग्रिस को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब जिन्वू आइग्रिस को पकड़कर जोर से दीवार में पटक देता है और अपने डैगर को दोबारा से अपने हाथों में बुलाकर उसके गले में मार देता है, पर हम देखते हैं वो कट ज्यादा गहरा नहीं होता। तब जिन्वू पूरी तरह से पागल हो जाता है और पूरी ताकत से आइग्रिस को मारना स्टार्ट कर देता है और अपने डैगर को उसकी गर्दन के आर पार कर देता है जिससे हम देखते हैं वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू सोचता
सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैं तो लकी था कि मैं इसे हरा पाया। ये तो स्किल, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस तीनों में मेरे से बहुत ज्यादा आगे था। तो अगर मैंने कोई गलती की होती तो मैं अब तक मर चुका होता। और तब उसे 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें एक में उसे 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, दूसरे में उसे आइग्रिस का हेलमेट मिलता है जो कि एस रैंक का होता है, और उसके अलावा इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो कि उसके फिजिकल डैमेज को 15% कम कर देंगे और उसकी वर्टिलिटी और स्ट्रेंथ को 20% से बढ़ा देंगे। तीसरे में उसे रूलर्स हैंड स्टोन मिलता है जिसे तोड़कर वो एक स्किल ले सकता है, और लास्ट में उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। और तब जिन्हू ये सोचता है तो क्या ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि ये क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे गेट्स खुल जाते हैं और नोटिफिकेशन में आता है कि जितनी देर तुम यहाँ टिकोगे उतने ज्यादा ही तुम्हें एडवांस पॉइंट्स मिलेंगे जो कि तुम्हें उतने ही हायर क्लास तक पहुंचाएंगे। तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे एनिमीज इकट्ठा आने लगते हैं। तब जिन्हू सोचता है अगर ये सभी लोग आइग्रिस की तरह हुए तो मैं कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाऊंगा, पर मेरे हिसाब से ये इतने भी ताकतवर नहीं है, बस काउंटिंग में बहुत ज्यादा है। तब यहाँ हंटर कोई और उसकी टीम जेजू आइलैंड के लिए निकल जाती है और यहाँ जिन्हू उस नाइट के साथ लड़ते हुए सोच रहा होता है मैं इन्हें चाहे जितनी मर्जी बार मार लूं, पर ये गेट से आते ही जा रहे हैं। इस क्वेस्ट में ये चीज देखी जाएगी कि मैं यहाँ पर कितनी देर तक टिक पाता हूँ, तो इसलिए मैं इन सबसे छुप जाऊंगा। और तब वो अपनी स्टेल्थ को यूज करके वहाँ से छुप जाता है, पर हम देखते हैं एक एनिमी वाला जादूगर उसको ढूंढ लेता है और तब वो नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं। तब जिन्हू को उनके साथ लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझता। तब एक नाइट उसकी पीठ पर वार कर देता है जिससे जिन्हू को चोट आती है। तब जिन्हू उस नाइट को हटाकर सोचता है क्या मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, अब मेरा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो मुझे इस टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करना ही होगा। तब हम देखते हैं एक नाइट उसके हाथों से उस स्टोन को नीचे गिरा देता है और बाकी सारे नाइट्स मिलकर जिन्हू पर हमला कर देते हैं। अब जिन्हू यहाँ पर बहुत बुरी तरह से मार खा रहा होता है और सोचता है मुझे अब ट्रांसपोर्टेशन स्टोन नहीं मिल रहा, ऊपर से अब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं उसे ढूंढता फिरूं। यहाँ से बचने का एक ही तरीका है कि मुझे इन सभी को मारना ही होगा। तब वो फिर से उस नाइट के साथ लड़ना शुरू कर देता है और सोचता है मेरा स्टेमिना धीरे धीरे कम हो रहा है और मैं इस टाइम स्ट्रेंथ और मर्डरस इंटेंट को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा, मैं यहाँ से जरूर जिंदा बचूंगा। और तब वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर बाकी लोगों से लड़ने लगता है और सोचता है मैं हमेशा से कमजोर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पर कैसा लगता है, पर मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैंने कभी हार भी नहीं मानी है। और तब उसका दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है और तब उसे अपने साथियों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसे सबसे कमजोर हंटर कह रहे होते हैं। तभी उसे मिस्टर सॉन्ग दिखाई देते हैं जो कि उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तब जूही कहती है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जिन्हू, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तभी जिन्हू को अपनी आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है तुम्हें इस टाइम वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो, आखिरकार तुम इतनी खतरनाक जगह पर आए ही क्यों, तुम एक ई रैंक हंटर हो, पर देखो अब तुम कितना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, तो क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है। तब यहाँ प्रेसिडेंट वो कहते हैं जेजू आइलैंड की 3rd रेड में मेरी बॉडी लड़ने के काबिल नहीं रही थी, जिस वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, तो आखिरकार तुम क्या कर रहे थे। तब वो कहता है मैं उस टाइम सिक्योरिटी में था जो कि सभी के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तब प्रेसिडेंट को कहते हैं उस दिन बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो लोग बच गए वो अभी तक उस चीज से उबर नहीं पाए हैं। हर हंटर को किसी न किसी चीज का डर होता है, पर उन्हें उस चीज का सामना करना सीखना होगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएंगे। तब जिन्हू को उसकी आवाज कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैसा बन गया हूँ, अब मैं लंबा और काफी ताकतवर दिखाई दे रहा हूँ, पर ये सिर्फ बाहर से ही है क्योंकि अंदर से तो मैं अभी भी कमजोर हूँ, और देखो मैं आज फिर से मरने वाला हूँ। और वो नाइट फिर से जिन्हू पर हमला कर देते हैं। तब जिन्हू की परछाई कहती है संग जिन्हू एक ई रैंक हंटर, तुम हमेशा यही रहोगे, तुम एक ऐसे ड्रीमर हो जिसे दुनिया में अपनी जगह के बारे में नहीं पता है। तब वो नाइट फिर से जिन्हू पर हमला कर देते हैं और जिन्हू उनके हमले से बच जाता है। तब एक नाइट जिन्हू का सर जमीन में पटक देता है, तुम अभी भी नहीं मरे, तुम हमेशा अपने आप को कहते रहते हो ना कि तुम तैयार हो, तो देखो ये उसी चीज का रिजल्ट है, आज तुम अपनी इस आदत के चलते मरने वाले हो। तो जिन्हू सोचता है क्या ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था, पर आखिरकार उसके बाद क्या हुआ था। तब उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है। जिन्हू सोचता है क्या ये टास्क कंप्लीट होने वाला है, लगता है यहाँ पर सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है, लगता है वो लोग अभी तुम्हें मरने नहीं देना चाहते, चलो फिर हम अगली बार मिलते हैं। तब जिन्हू देखता है कि उसने डेली क्वेस्ट पार नहीं किया होता जिस वजह से उसे पेनल्टी मिलती है और वो उस नाइट के हमला करने से पहले ही वहाँ से गायब होकर पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है। तब जिन्हू सोचता है मुझे अभी याद आया मैंने अपने डेली क्वेस्ट पास नहीं किए थे, पर शुक्र है कि उस पेनल्टी की वजह से मेरी जिंदगी बच गई। इस सिस्टम ने इस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही मुझे गुड लक कहा था, क्या वो इस वजह से था कि ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर ये सिस्टम मुझे जिंदा चाहता है जिस वजह से ये मुझे चीयर कर रहा था। और तब वो पोशंस को पीकर अपनी फटीग को ठीक कर लेता है और अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए पोशन पीने लगता है। पर तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि अगर उसके हेल्थ पॉइंट ज्यादा कम होंगे तो वो पोशन से रिकवर नहीं कर
कर सकता, जिस वजह से उसे नेचुरली ही हील होना पड़ेगा या फिर लेवल अप करके हेल्थ पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे सेंटीपीड्स आ जाते हैं। तब जिन्हू कहता है लगता है अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उस परछाई ने क्या कहा था, हम दोबारा से मिलेंगे, तो वो सही है क्योंकि मैं अगर यहाँ से बच गया तो मैं उससे दोबारा जरूर मिलूंगा और जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। और तब वो उन सेंटीपीड्स पर हमला कर देता है। तब यहाँ जिना रात को सोचती है क्या मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी देर तक काम कर रहा है। मैंने उसे बताया था कि कल स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो क्या वो कल पहुंच पाएगा। तब हम यहाँ देखते हैं जिन्हो उस सेंटीपीड को हराकर अपना लेवल अप कर लेता है और कहता है अब मेरे हेल्थ पॉइंट्स ठीक हो चुके हैं, तो चलो फिर अब अगले 10 मिनट अपने हथियार चूज किए जाएं। और तब उसे एक नाइट किलर ड्रैगर दिखाई देता है। फिर उसे वो खरीद लेता है और वो ड्रैगर आर्मर टाइप बीस्ट पर 25% ज्यादा डैमेज देता है। और तब जिन्हो उस र्यून स्टोन को भी तोड़ देता है जो उसे एक रिस्की लड़ाई के बाद मिला था। और तब उसे उसके अंदर से रूलर्स हैंड स्किल मिलती है जो कि वो बिना माना यूज करे ही यूज कर सकता है और उसकी मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। फिर वो एक सेंटीपीड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है, पर हम देखते हैं वो अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ होता कि वो अपने से ज्यादा बड़ी चीज को खींच सके। और तब वो कहता है अब मैं बस इतना ही प्रेपरेशन कर सकता हूँ, तो अब मैं बाकी सब कुछ लक पर छोड़ देता हूँ। और तब हम देखते हैं वो वापिस से उसी कमरे में पहुंच जाता है और एक एक करके उन नाइट्स को मारना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ देखते हैं हंटर कोई की टीम का प्लेन बहुत जल्दी जेजू आइलैंड की सिक्योरिटी पैरामीटर तक पहुंचने वाला होता है और तभी उन्हें वहाँ पर पानी के अंदर कुछ मैजिक डिटेक्ट होता है जिससे वो स्कैन करने लगते हैं। तब यहाँ जिन्हू उस डैगर की मदद से उन नाइट्स को काट पा रहा होता है और सोचता है ये डैगर तो सच में बहुत कमाल का है, इनके साथ खाली हाथ से लड़ने से तो अच्छा यही है। पर आखिरकार ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं चाहे इन्हें जितनी बार भी मार दूं पर ये खत्म ही नहीं हो रहा है। इन्हें मारकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं लेवल अप भी कर रहा हूँ। और आखिर कोई मुझे ये बताओ कि वो जादूगर वहाँ क्या कर रहे हैं। वो लोग इतने टाइम से स्पेल कास्ट कर रहे हैं पर उन्होंने एक भी अटैक मुझ पर नहीं किया है, बल्कि ये नाइट्स ही मुझ पर अटैक कर रहे हैं। पर रुको, कहीं ये समनिंग मैजिक तो यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब ये वही जादूगर है जिनकी वजह से ये सारे नाइट्स यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इन नाइट्स को हराकर कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे इन जादूगरों पर हमला करना ही होगा। और तब वो एक जादूगर को मार देता है जिससे कुछ नाइट्स अपने आप गिर जाते हैं। तब जिन्हू कहता है इसका मतलब मैं सही था, मुझे इन जादूगरों को ही मारना होगा। तो अब जब मुझे ये पता है तो मुझे सिर्फ 5 जादूगरों को ही मारना है। और तब वो आसमान में चला जाता है और अपने रूल हैंड पावर को यूज करके अपने डैगर को अपने पास बुला लेता है और एक और जादूगर को मारकर उन नाइट्स को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। और तब वो अपने रूल हैंड पावर को यूज करके एक जादूगर को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है आखिरकार तुम कब तक इनके पीछे छुपते रहोगे, और उसे भी मार देता है। जिससे हम देखते हैं सिर्फ 3 ही जादूगर बचते हैं और वो तीनों मिलकर अपने मैजिक को इकट्ठा कर लेते हैं, जिस वजह से वो उन सभी नाइट्स को जोड़ देते हैं जिन्हें जिन्हू ने हराया था और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना देते हैं। और वो मॉन्स्टर जिन्हू पर हमला कर देता है, पर जिन्हू उनके हमले से बचकर उनके ऊपर झूमर फेंक देता है और उन जादूगरों की तरफ बढ़ते हुए सोचता है इन्होंने इसे इसलिए बुलाया है क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि एक स्ट्रॉन्ग एनिमी बहुत सारे कमजोर एनिमी होने से तो अच्छा होता है। पर इन्हें ये नहीं पता है कि जितना ज्यादा कम टारगेट्स होंगे उतना जल्दी मैं इन तक पहुंच पाऊंगा। तभी वो मॉन्स्टर फिर से जिन्हू पर हमला कर देता है, पर जिन्हू उसके हमले से बचकर उन जादूगरों को ही मार देता है। पर हम देखते हैं मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकता है और जिन्हू पर हमला कर देता है। तब जिन्हू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है जिससे कि वो हार जाता है। तब उसे जॉब क्वेस्ट के खत्म होने की नोटिफिकेशन आ जाती है। तब जिन्हू सोचता है आखिरकार ये खत्म हो ही गया, तो फिर अब आगे क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो मैंने पॉइंट्स अर्न किए हैं उनसे मैं एडवांस क्लास तक जा सकता हूँ और अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही क्लास मिलेगी। तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ पर चूज नहीं कर पाऊंगा। और तब हम देखते हैं सिस्टम एनालिसिस खत्म कर देता है और नोटिफिकेशन में लिखता है कि जहाँ भी प्लेयर जाता है वहाँ डेथ उसका पीछा करती है, चाहे प्लेयर जो मर्जी पाथ चुने, वो वहाँ पर लाशें और खून ही बहाता है। प्लेयर हमेशा ग्रेट पावर के पीछे ही भागता है और वो उसे बिना किसी की मदद से हासिल भी करता है। तो ये स्ट्रेंथ की भूख ही है जो कि उस घोस्ट को बुलाती है जो कि नर्क की गलियों में घूमता है। जो भी घोस्ट शैडो आर्मी के द्वारा बुलाया जाएगा उसे प्लेयर के ऑर्डर मानने पड़ेंगे क्योंकि वो शैडो आर्मी का हिस्सा होगा और वो सिर्फ प्लेयर के लिए ही काम करेगा। तब जिन्हू कहता है आखिरकार ये शैडो आर्मी क्या है और आखिरकार ये चीज क्या है, क्या मेरी न्यू जॉब नेक्रोमेंसर है। पर एक मिनट रुको, मैंने तो इंटेलिजेंस पर ज्यादा पॉइंट्स इन्वेस्ट भी नहीं किए थे, तो आखिरकार ये कैसे हो गया। नेक्रोमेंसर एक ऐसी मैजिक टाइप क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को सर्वेंट के तौर पर सम्मन कर सकती है, पर मैं तो एक असैसिन हूँ जो कि क्लोज रेंज फाइट कर सकता है। मेरे में ताकत मेरी स्ट्रेंथ है और मेरी स्किल्स भी इसी स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मुझे नेक्रोमेंसर जैसी क्लास मिली तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और तब उसे उसको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है और वो सोचता है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं क्यों नेक्रोमेंसर को एक्सेप्ट करूं, जिस वजह से वो नो कह देता है। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है। तब उसे बताया जाता है नेक्रोमेंसर
नेक्रोमेंसर एक हिडन क्लास है, तो क्या आप अभी भी इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। तब जिन्हू इसके बारे में सोचता है, तो क्या इसका मतलब मुझे कोई स्पेशल पावर मिलेगी। काश मेरे पास कोई नेक्रोमेंसर की एग्जांपल होती। पर रुको, मैं समनिंग मैजिक भी तो यूज कर सकता हूँ। जो यहाँ पर मैंने जादूगर मारे हैं उन सभी के पास भी नेक्रोमेंसर जैसी ही पावर थी। और अगर मैं ध्यान से सोचूं, यहाँ पर मुझे अपनी सारी पुरानी बैटल्स की झलक दिखाई दी है। यहाँ सब कुछ पहले से ही डिसाइड किया गया था। क्या ये सब कुछ सिस्टम कर रहा है? पर ये फिर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जादूगर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर मैं हूँ। और वैसे भी ये कहीं नहीं लिखा गया है कि नेक्रोमेंसर लड़ाई नहीं कर सकते। और अगर क्लास स्टेटस की तरह काम करती है, तो इसका मतलब मैं स्किल्स की तरह इसे भी लेवल अप कर सकता हूँ। जिसका मतलब जो ये शैडो आर्मी है, ये मेरे साथ साथ ही लेवल अप करेगी। और अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, तो मैं अब अकेला सोलो लेवलिंग नहीं करूंगा। और तब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तब यहाँ प्रेसिडेंट को कहते हैं, तो आखिरकार सुबह हो ही गई। तब वो कहता है, हंटर कोई और उसकी टीम अब तक जेजू आइलैंड में पहुंच गई होगी। और तब जिन्हू जैसे ही उस जॉब को एक्सेप्ट करता है, तब उसे उसकी लड़ाई के कारण और भी ज्यादा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स के कारण उसे बोनस पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो नेक्रोमेंसर क्लास के थ्रेशोल्ड से बढ़ जाते हैं और उसे नेक्रोमेंसर से प्रमोशन मिल जाती है। तब हम देखते हैं जिन्हू परछाइयों से घिर जाता है और उसके पास एक ब्लैक कलर का ऑरा आ जाता है। तभी हम देखते हैं जिन्हू नेक्रोमेंसर से शैडो मनार्च बन जाता है और उसे साथ में कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और वो सोचता है, तो क्या इसका मतलब मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और तभी उसे आवाजें सुनाई देने लगती है जैसे कि लोग दर्द में हो। तभी उसे एक शैडो एक्सट्रैक्शन स्केल मिलता है और उसे एक्टिवेट करने के लिए एक कमांड रखने के लिए कहा जाता है। तब जिन्हू अराइज कहता है और यहाँ हम देखते हैं उसके अराइज कहते ही वहाँ उन नाइट्स की शैडो बाहर आ जाती है। तब जिन्हू कहता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा ऑसम है। और तब उसे शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज स्किल मिलती है। शैडो एक्सट्रैक्शन में वो अपने मैजिक को यूज करके शैडो सोल्जर्स को क्रिएट कर सकता है और शैडो स्टोरेज में वो उन शैडोज को स्टोर कर सकता है और जब मर्जी चाहे बुला सकता है। तब जिन्हू सोचता है, तो इसका मतलब ये वो शैडो आर्मी है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था। पर मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि टारगेट की स्ट्रेंथ और टाइम ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी हो सकती है। तब यहाँ जिन्हू देखता है जिन शैडोज को उसने यहाँ एक्सट्रैक्ट किया होता है उनके ऊपर उनका लेवल भी आ रहा होता है। और तब वो सोचता है, तो क्या इसका मतलब मैं किसी ए रैंक या फिर एस रैंक के शैडोज को भी बुला सकता हूँ। और तब वो आइग्रिस के पास पहुंच जाता है जहाँ हम देखते हैं शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होती है। और तब वो आइग्रिस को रखने के लिए 11 सोल्जर्स की शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है क्योंकि वो कुछ ही सोल्जर्स को इकट्ठा कर सकता है। और तब वो कहता है, तो चलो फिर देखें क्या मैं नाइट कमांडर आइग्रिस को कंट्रोल कर सकता हूँ। और तब वो अराइज कहता है, पर हम देखते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है और उसके पास बस 2 ही चांस बचते हैं। और तब वो फिर से एक चांस ट्राई करता है पर वो भी फेल हो जाता है। तब यहाँ प्रेसिडेंट को कहते हैं, वैसे तो ये सबको पता है, पर जब तक हंटर्स रीअवेकन नहीं होते हैं तब तक हमारी पावर्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती है, जिस वजह से हम लड़ाई के लिए ट्रेनिंग करते हैं और टीममेट्स इकट्ठे करते हैं। तब यहाँ जिन्हू आइग्रिस से कहता है, तुम क्या यहाँ पर अपने किंग का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। आइग्रिस, तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारी तलवार बस दुश्मनों का गला काटने के लिए बनी है, तो क्या तुम उसे यहाँ पर ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे? तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके प्रति तुम अपनी तलवार को डेडिकेट कर सकते हो। तो आओ मेरे लिए काम करो, इस खाली गद्दी को छोड़कर उस पर्सन को बचाओ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और तब वो फिर से अराइज कहता है और हम देखते हैं इस टाइम शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल नहीं होती है। तब यहाँ प्रेसिडेंट को कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर कितनी सारी अवेकनिंग होती है। क्या उनमें से कोई ऐसा पैदा होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा और ऐसा पर्सन बनेगा जो कि फ्यूचर में हमें गाइड करेगा। तब यहाँ जिन्हू को आइग्रिस की शैडो का नाम रखने के लिए कहा जाता है और वो उसका नाम आइग्रिस रखता है। और तब वो सारे मिलकर जिन्हू के सामने झुक जाते हैं। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 का पार्ट 3 खत्म होता है। तो लाइक्स और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और भी बहुत सारी बेहतरीन एनिमे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।